हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल लव। आई लव यू ऑल। आप बहुत ही जीनियस हो, आप बहुत ही सुपर स्टूडेंट हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपने ना ही इस चैनल को प्यार दिया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है, बट ऑल्सो दिल से आपने पढ़ाई भी करी है, आपने नोट्स भी बनाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नोट्स बनाए हैं जो आपके रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है। सो इसी कड़ी में फाउंडेशन अकाउंटिंग की फाउंडेशन में यानी सीए सीरीज़ में आज हम बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आपने पहले वाला टॉपिक भी बोला था। तो देखो बेटा, मैं हूँ टीचर, ठीक है। तो टीचर की लैंग्वेज में हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट ही होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक जो है, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया आज, तो मैं बता रहा हूँ आगे जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, कमाल हो जाएगा। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पेनी ऑफ योर मिनट, लेट्स बिगिन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, राइट, जिसको हम डुअलिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, या डुअलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप इसे जानते हैं। देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात है। आप अगर साइंस समझते हैं या आप नहीं भी साइंस समझते हैं, तो आपको सिंपल सी एक बात तो पता है कि अगर आप किसी को एक चाटा खिंचा के मार दोगे तो बदले में आपको क्या मिलने वाला है? ऑफ कोर्स चाटा ही मिलेगा। अगर आप किसी को प्यार भरे शब्द बोलोगे तो आपको भी पता है बदले में क्या मिलेगा? प्यार भरे शब्द मिलेंगे, राइट। अब ये क्या है? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, यानी हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन तैयार है। और ये क्या है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ है साइंस में, याद है ना? मोशन के थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट का कोई भी एक्शन होता है, कोई भी उसमें मोशन होता है, तो उसके अगेंस्ट उसमें बराबर रिएक्शन मिलता है। तो यही फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए हमें ये प्रिंसिपल समझना है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी यही मतलब है। तो ये प्रिंसिपल कहता है भैया, एवरी ट्रांजैक्शन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरी ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन मत पूछ लेना भैया क्या होती है, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने उसी को कवर किया है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज dual aspect. What I am talking about? Dual aspects. इसका मतलब क्या है? Two sides of a same coin, right? ये इसका मतलब है। एक सिक्के के दो पहलू, जैसे कोई भी एक रुपया होता है, उसके एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ऐसे ही इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। कोई बायर है, गुड्स खरीद रहा है, तो देयर इज सम सेलर, राइट। ऐसे ही अगर कोई सेलर है तो वो किसको बेचेगा? देयर शुड बी सम बायर्स अदर साइड। आपने इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई फ्लो होगी। समझ में आ रही बात? जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई फ्लो होगी। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो जब अकाउंट्स में आप, फॉर एग्जांपल बैंक में आपने खाता खोला, बैंक में आपने ट्रांजैक्शन करी, तो ट्रांजैक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द अकाउंट होल्डर। एक दूसरी रिलेशनशिप, कोई भी गुड्स खरीदा या बेचा जा रहा है तो उसके बीच में एक बायर है और एक सेलर है, यानी इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, राइट। तो ये इसका मतलब है। अब आप एक रियल ट्रांजैक्शन ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो एक ट्रांजैक्शन मैंने ली, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख। ये एक ट्रांजैक्शन है, दिस इज वन ट्रांजैक्शन। कैन यू गेस व्हाट इज द टू साइड्स बिटवीन दिस? व्हाट आर द टू डुअल एस्पेक्ट्स इन दिस ट्रांजैक्शन? इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसकी दो एस्पेक्ट्स क्या बनेगी? एक एस्पेक्ट इसकी बनेगी रिसीविंग एस्पेक्ट्स। क्या बनेगी बेटा?
रिसीविंग एस्पेक्ट, और दूसरी क्या बनेगी, गिविंग एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट। ये इसकी दूसरी साइड बनेगी। यानी हर ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, दो साइड है, एक रिसीविंग और दूसरी गिविंग। एक और एग्जांपल से समझेंगे कि अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 1 लाख का, तो इसकी एक साइड क्या है कि आपके जेब से कैश निकल के चला गया, तो यू आर अ गिवर, मीन्स यू आर गिविंग साइड। व्हाट इज रिसीविंग साइड, बैंक में कैश रिसीव हो रहा है जो कि आपके खाते में ही रिसीव हो रहा है, तो बैंक इज अ रिसीविंग साइड। सेम कॉन्सेप्ट वर्क एवरीवेयर इन एवरी ट्रांजेक्शन। इवन मैं बोलूँगा आप जनरल एंट्री पढ़ें, आप कोई अकाउंट बनाएं, आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अभी पढ़ेंगे आगे, कुछ भी करेंगे उसमें प्रिंसिपल यूज़ होगा। इसी के आधार पे आप सारे काम करते हो। तो आपने पहले उसमें टॉपिक में समझा था ट्रांजैक्शन क्या होती है, और इस टॉपिक में समझ रहे हो उस ट्रांजैक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो वी आर डूइंग आइडेंटिफाई, वी आर डिवाइडिंग दैट फैक्टर कि भाई रिसीविंग क्या है और गिविंग एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ गिविंग और रिसीविंग एक्सपेक्ट्स, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए, दिस इज योर जस्ट अ असेसमेंट। एक ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ लिखी, गुड्स सोल्ड ₹1 लाख टू दिनेश, ये मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी। तो इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे रिसीविंग एस्पेक्ट्स में, ठीक है, और दूसरी गिविंग एस्पेक्ट्स में। क्लियर है। मैं यहां पर एक भी साइड को ये नाम नहीं दे रहा हूं कि इसको हम डेबिट बोलेंगे, इसको क्रेडिट बोलेंगे, क्योंकि यहां से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा जब आप रूल्स ऑफ डेबिट पढ़ोगे। वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हो कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो हमें वो यहाँ नहीं पढ़ना है। मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि रिसीविंग एक्सपेक्ट क्या है और गिविंग एक्सपेक्ट क्या है। तो रिसीविंग और गिविंग एस्पेक्ट्स के हिसाब से आप मुझे बताएंगे कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सी रिसीविंग है और कौन सी गिविंग है। तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक तो सेल्स हो रहा है, तो सेलर है, यानी अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो वी आर गिवर, तो यहाँ पर सेल्स जो है ये आपकी गिविंग एक्सपेक्ट है, ठीक है। और हम क्या सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, दिनेश को। दिस इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कौन रिसीवर है, दिनेश, तो दिनेश यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा, राइट। अभी एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेम ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹5 लाख। अब ये 5 लाख के गुड्स सेल कर दिए हमने, ठीक है। इसमें भी सेल हो रहा है, इसमें भी सेल हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है ये मुझे आपसे पूछना है। अगर आपने पहली वाली वीडियो को अच्छे से समझा है, ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझा है, तो यू कैन आंसर इट, राइट, कि भाई इस ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन है, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट में सेल वाली ट्रांजैक्शन है और ये भी सेल वाली ट्रांजैक्शन है, बट ये कैश में है। तो आपको यहाँ पर रिसीविंग जो एस्पेक्ट होगा, रिसीविंग जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि आपको पास कैश आ जाएगा, राइट, और गिविंग क्या हो जाएगा, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो गिविंग में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज अ सेम टाइप, सेल्स टाइप ट्रांजेक्शन। तो यहां पर होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, राइट। अब देखिए आपको मीनिंग समझ में आ गया कि डुअलिटी प्रिंसिपल इज दैट द प्रिंसिपल विच टेल्स यू दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 साइड्स, वन इज रिसीविंग एस्पेक्ट, सेकेंड इज गिविंग एस्पेक्ट। सिंपल, और मैंने उसको ट्रांजेक्शन से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसको मैथमेटिकल रूप में समझने वाले हैं। समझना है आपको, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, ये हम सीखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डुअलिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है ना,
तो आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए, व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये भी क्या बात है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, और आप हमसे पूछ रहे हो। हमसे तो ये पूछो डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब यही तो पढ़ाया आपने, ये हम बता देंगे कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ इट्स टू साइड्स, राइट। ये आपने पढ़ाया, हमने ये पढ़ा डुअलिटी कॉन्सेप्ट में कि कौन सी साइड रिसीविंग होती है, कौन सी गिविंग होती है, एक ही ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। आप पूछ रहे हो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहीं पे ट्विस्ट है, समझो ध्यान से। अब जरा इसके बारे में पढ़ो, व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान से पढ़ो। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट, किसका, डुअलिटी प्रिंसिपल का, राइट, जो टू प्रूव दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज इट्स टू साइड्स इफेक्ट, और वी कैन से डुअल एस्पेक्ट्स, जिसका रिजल्ट होता है, जिसका प्रभाव होता है दैट ऑल द एसेट्स आर इक्वल टू द लायबिलिटीज ऑफ एनी बिजनेस। ये इसका इम्पैक्ट होता है, राइट, किसी भी बिजनेस या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए। इसका मतलब व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डुअलिटी प्रिंसिपल to prove that every transaction has its two sides effect, right, or we can say dual aspects, which resulted that assets are always equal to the liabilities of any business or an individual। मतलब क्या, मतलब सिंपल, जो आपने डुअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसी को मैथमेटिकली जब हम एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज व्हाट डुअलिटी कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डुअलिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू दी लायबिलिटीज। और इसी की डेफिनेशन से आपको निकल के मिलता है क्या, एक फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है ये, क्या, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये पूरी फाउंडेशन है अकाउंटिंग की जो आप यहां पढ़ रहे हो भैया, समझ लो। टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। इसका मतलब होता है अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं, मेरे पास जो 100 रुपये की एसेट है, उसके बदले में अगेंस्ट मेरे पास अकाउंटेबिलिटी है कि 100 रुपये मैंने या तो कमाए हैं या मैंने उधार लिए हैं। इसीलिए यहाँ से एक बेसिक इक्वेशन जनरेट करते हैं हम कि किसी भी बिजनेस की अगर एसेट्स होंगी तो वो इस बात का रिजल्ट है कि या तो उस बिजनेस ने वो पैसा कमाया है, कमाया कहाँ से होगा, कैपिटल से, क्योंकि यहीं पे आपके प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट होते हैं, या फिर उसने बाहर से कहीं से पैसा लिया हुआ होगा। सिंपल, होप आपको समझ में आया। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डुअलिटी कॉन्सेप्ट। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो, आर यू रियली कनेक्टिंग विद द कॉन्सेप्ट और नॉट? Comment me in the chat box कि yes we are connecting with you sir and we are getting this concept very easily without any confusion, single confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है। So assets are equal to the capital plus liabilities की जो इक्वेशन हमें मिलती है वो किससे मिलती है, फाउंडेशन, इससे। आपकी फाउंडेशन क्या है, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। और ये कैसे निकल के आया, बिकॉज ऑफ द दिस डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, डुअलिटी कॉन्सेप्ट का। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। यानी आपने दो चीज़ें कवर कर ली साथ साथ में, डुअलिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप जो बच्चे यहाँ मैथ से डरते होंगे, जहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा होगा, मैथ का नाम आ रहा होगा, उनको थोड़ा डर लग जाता है, अरे भैया मैथ आ गया इसमें भी, मैथ तो मुझे पढ़ना नहीं था, ये क्या हो गया, मैथ से बचने के लिए तो मैंने कॉमर्स लिया था और यहाँ पे भी मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैथ वो वाला मैथ नहीं है, ये बड़ा ही दिलचस्प वाला मैथ है। देखो, अगर आपको पैसे से प्यार है
तो ये वाले मैथ से ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। और ये मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको पैसे से प्यार है, तभी तो आप पॉकेट मनी लेते हो, नहीं तो मोमोज कैसे खाओगे, राइट। चलिए चलते हैं आगे। अब हम मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखूँगा और मैं समझाऊंगा कि कैसे मैथमेटिकली यानी कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन में लिखूंगा, उसे आप लिख लेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई विल हेल्प यू, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो पहले इसको समझेंगे कि क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रूव दिस ट्रांजैक्शन इनटू अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रूव करना है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन को डुअलिटी प्रिंसिपल के आधार पे एक्सप्लेन करना है। सिंपल। तो हर ट्रांजैक्शन को हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इस ट्रांजैक्शन में दो साइड्स कौन सी हैं, कौन सी एसेट साइड अफेक्ट करेगी, कौन सी लायबिलिटी साइड अफेक्ट करेगी, या कौन से टर्म हैं जो एसेट्स को इफेक्ट करेंगे या लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करेंगे। ये हम सब इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। राज स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 करोड़, राइट, ओपनड अ बैंक अकाउंट इन ICICI बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹3 करोड़, बोट बिल्डिंग एंड मशीनरी, आई रिपीट, बोट बिल्डिंग एंड मशीनरी फॉर बिजनेस ₹1 लाख, सॉरी इट इज़ 1 करोड़, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पर, किससे, रमेश से, कितने के, 30 लाख के, सोल्ड गुड्स टू सुशील फॉर कैश, ठीक है, कितने के, 10 लाख के, सोल्ड गुड्स टू सुशील ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट है, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स सेल हो रहे हैं और ये क्रेडिट है, यहाँ पर गुड्स बोट हो रहे हैं, कितने के, 10 लाख के, प्लस 20% प्रॉफिट, यानी 1 लाख के गुड्स को हमने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है। और फिर 7 ट्रांजैक्शन है, पेड टू रमेश बाय चेक ऑन अकाउंट, ठीक है, हमने चेक दिया है, हमें जो चेक दिया है हमने किसको, रमेश को, ऑन अकाउंट, कितने का, 5 लाख का। और यहाँ पर रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सुशील, हमें सुशील से पूरा पैसा मिल गया फुल सेटलमेंट में, और इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं है। यही सीक्रेट है कि इस वाले ट्रांजैक्शन में अमाउंट क्यों नहीं है, ये हम सॉल्यूशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं 1 बाय 1 इन अकाउंटिंग फॉर्म, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा डाउट खत्म हो जाएगा, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगता हो नहीं सॉल्व हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो उसका आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व दैट एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट। ओके, चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द टाइम वेयर विल सॉल्व द क्वेश्चन। आपने होप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो एक एक ट्रांजैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या होता है, वैसे तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बट अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, और हर लैंग्वेज का एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। इसलिए अकाउंट्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उन सब का एक फॉर्मेट्स हम डिसाइड करते हैं। एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है जिसको हमें फॉलो करना होता है ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, राइट। तो अब ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा एक फॉर्मेट है, इसको समझेंगे। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ हमारी बेसिक एक अजम्पशन है, और इसके हिसाब से हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। तो एसेट्स में मैंने यहाँ पर कुछ बाइफर्केशन किया है, क्योंकि मुझे पता है एज पर क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें कैश, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड सन्ड्री एसेट्स, मैंने कितने हेड ओपन करे, 1 2 3 4 5, 5, और इधर तुम्हारे 1 2, आप चाहो तो एक हेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी ओपन कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अकाउंटिंग में बच्चे को हमेशा डाउट होता है कि सर एसेट्स में मैं यहाँ क्या लिखूँ ताकि मेरी इक्वेशन अच्छी हो जाए। तो मैं उन्हें कहता हूँ देखो आप कितने हेड्स खोलोगे, पॉसिबल ही नहीं है इतना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, तो आप एक एक्सपेंडेड फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है। पहला कैश, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कैश यूज़ होता है। फिर स्टॉक, यानी बिजनेस कर रहे हैं तो स्टॉक यूज़ होगा ही होगा। अब कई स्टॉक यूज़ कर रहे हैं तो आप उधार माल भी बेचेंगे तो आपके कस्टमर्स भी होंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी ट्रांजैक्शन बैंक से भी होती है, तो हमारे पास एक बैंक हेड है,
और इनके अलावा हम जो एसेट्स खरीदते हैं वो वन टाइम ही खरीदते हैं, बार बार रिकरिंग ट्रांजैक्शन होती नहीं है। तो बाकी सारी एसेट्स को हम इसमें लिखेंगे, लाइक मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदे, हम सन्डे एसेट्स में कंटिन्यू करेंगे। तो ये तरीका होता है एक्सपेंड करने का, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। और इधर तो हमें पता ही है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ इस चीज़ का सिंबल है कि आउटसाइड लायबिलिटीज़ को हमें कितना पैसा देना है, तो अदर लायबिलिटीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड खोल सकते हो, बैंक लोन के नाम से एक हेड खोल सकते हो, बट मैं ये सलाह देता हूँ कि इधर मैक्सिमम 3 और इधर मैक्सिमम 5, यानी 8 से ज़्यादा हेड आप ओपन ना करें, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ व्हाट, कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट में हमने यहाँ पे लिख देंगे कमेंसमेंट, सिंपल। कमेंसमेंट का मतलब है शुरुआत, बिजनेस शुरू किया। तो जब हमने बिजनेस शुरू किया 5 कितने से किया, 5 करोड़ रुपए से। तो उसकी एक साइड क्या है बिजनेस में कि हमारे पास 5 करोड़ रुपए आ गए बिजनेस में। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बिजनेस को अपने से करते हैं कंपेयर कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मैं बिजनेस हूँ, राइट। तो मेरे पास पैसा आ गया, और कहाँ से आया, मालिक से आया, किसी प्रोप्राइटर से आया। तो वो प्रोप्राइटर के लिए एक इंटरनल लायबिलिटीज़ बनती है, यानी मैं कैपिटल से बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो आपके पास बिजनेस में कैपिटल है यानी फंड है, कितना, 5 करोड़। तो आप 5 करोड़ यहाँ लिख देंगे, और लायबिलिटीज़ है आपकी 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 करोड़ रुपए आपने लिख दिए। 5 करोड़ का आपके पास कैश आ गया। इज दिस क्लियर, सिंपल। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, तो बाकी सब जगह 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे करके आप इसको लिखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था, राइट। तो बैंक अकाउंट जो आपने ओपन किया था वो आप देख लो कितने अमाउंट से किया था, आपने किया था 3 करोड़ रुपीज़ से बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमें नई इक्वेशन बनाने के लिए मिनिमम 2 ट्रांजैक्शन चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जब हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा 3 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि ये कैश हमारे पास से उठ करके चला जाएगा कहाँ, बैंक में। मैंने अगर बैंक हेड ओपन किया तो मैं बैंक में एडजस्ट करूँगा, अगर मेरे पास बैंक हेड नहीं होता बाय चांस तो मैं अदर सन्ड्री एसेट्स में इसको एडजस्ट करता। तो मेरा बैंक यहाँ पर प्लस हो गया 3 करोड़ से, राइट। और बाकी सब जगह 0 प्लस 0 प्लस 0। इस ट्रांजैक्शन का हमारी लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 प्लस 0 लिख देंगे। अब क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमें इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, ताकि हमें न्यू इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी यहाँ पर, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 करोड़ का आपके पास बैलेंस आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 करोड़, ठीक है, प्लस 0, और इधर क्या हो जाएगा 5 करोड़ प्लस 0। अब आप ध्यान से देखो, क्या हमारी जो इक्वेशन है वो इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़? तो आंसर है यस। जैसे पहली ट्रांजैक्शन में हमारा कैश था 5 करोड़ जो कि एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारी कैपिटल ही 5 करोड़ जो लायबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब हमारी एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर है। हमने एक्सप्लेन कर दिया डुअलिटी प्रिंसिपल को। दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने बैंक अकाउंट ओपन किया तो हमारे पास से कैश चला गया 3 लाख का, और ये कैश हमारे बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, यानी एक एसेट्स कम हुई है, दूसरी एसेट्स बढ़ गई है। तो इधर माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ, तो ये हो गया नलीफाई ट्रांजैक्शन। तो नलीफाई में क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज हो गई। इसका ना तो एसेट्स पे कुछ फर्क पड़ा, ना लायबिलिटीज़ पे कुछ पड़ा। ठीक है, तो इसलिए हमारी इक्वेशन, अब जब फाइनल इक्वेशन जो हमारी आई है उसे देखिए, 2 करोड़ प्लस 3 करोड़ इक्वल टू 5 करोड़, और 5 करोड़ एसेट्स में है ना मज़ेदार चीज़। यही है डुअलिटी प्रिंसिपल जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी देखो तीसरी ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ द थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारा क्या काम हो रहा है, थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने बिल्डिंग एंड मशीनरी खरीदी है। तो जब हम बिल्डिंग मशीनरी खरीदेंगे, बोट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब दोनों बिल्डिंग और मशीनरी दोनों फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं,
ठीक है, 1 करोड़ की। अब उसमें ये नहीं लिखा कि हमने पेमेंट चेक से करी है कि किससे, तो हमने कैश में ही खरीदी होगी, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कैश में से माइनस कर देंगे 1 करोड़, राइट। अब एसेट्स खरीदी है तो हमारी एसेट्स में ही कैश कन्वर्ट हो गया एसेट्स में, ये भी नलीफाइड ट्रांजैक्शन हो गई, यानी लायबिलिटीज पे इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही आपको, है बेटा। तो यहां पर हमारी जो अदर एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी 1 करोड़ से, ठीक है। इधर हमारा इम्पैक्ट 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बैलेंस करोगे तो फिर आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 करोड़ न्यू इक्वेशन, 1 करोड़ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 करोड़ प्लस 1 करोड़। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आपने शुरुआत करी थी एक टर्म से, अब यहाँ पे आपके पास कैश हो गया 1 करोड़, 1 करोड़ का आपके पास एसेट्स हो गई और 3 करोड़ बैंक में हो गया, और इधर आपका 0 प्लस 0, इधर कोई चेंज नहीं है। अब आ जाएंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। 4 पे हम क्या करेंगे, 4 वाली ट्रांजैक्शन में हमने क्या करा, ये देखिए आप, 4 वाली में हमने किया है बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, 30 लाख का, 30 लाख का गुड्स खरीदा है रमेश से। तो यहाँ लिखेंगे बोट ऑन क्रेडिट, बोट ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे खरीदा 30 लाख का। तो देखिए जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आपके पास गुड्स आ जाएगा, तो सिंपली 30 लाख यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कैश तो दिया नहीं है, क्रेडिट खरीदा है, तो क्रेडिट खरीदने से क्या होगा, आपके क्लाइंट बढ़ जाए, यानी कस्टमर बढ़ जाए, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो जब आपने गुड्स खरीद लिया तो फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स आपके किस साइड आएंगे, ऑफकोर्स लायबिलिटी साइड, राइट, बिकॉज वॉट एवर यू विल पे इन फ्यूचर दैट इज योर लायबिलिटीज। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लायबिलिटीज में इसको प्लस कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर 0 और बाकी सब जगह 0 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में तो कुछ और हुआ ही नहीं है। और अब हम इसको कर देंगे बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद क्या होगा, आपको न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दिस इज़ द वे, यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल। थोड़ा सा ये ना इजी है बेटा, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, बस फर्क क्या होता है, इसमें आपको प्रेजेंट करना होता है, इट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे आप जब छोटे बच्चे थे तो मैथ के क्वेश्चन करते थे ना कि बेटा इसको इजी फॉर्म में लिखो और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, बस वही तरीका मान के चलिए आप। यहाँ पर 0 प्लस, तो बहुत ही ईजी है, एक बार आप करेंगे इसमें मास्टर हो जाएंगे। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ये नहीं समझ में आता यहाँ पर हम क्या लिखें, क्या इक्वेशन बनाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी बेसिक इक्वेशन हमेशा ये रहेगी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, और यहाँ पे आप इसके हेड ओपन कर लीजिए। मिनिमम मैं बोलता हूँ कि 5 से ज़्यादा हेड करने की ओपन ज़रूरत नहीं है, आपका 5 पे आराम से क्वेश्चन हो जाता है, और उधर 3 मैक्सिमम। मैं तो इसको कई बार 3 + 2 5 हेड में कर देता हूँ क्वेश्चन को, बट क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा हेड एक्स्ट्रा ओपन कर लिए। चलिए अभी हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स टू, बोट हो गया, सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश। अब हमने सेल किया है कैश में, तो जब आप कैश में सेल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कैश सेल, यानी गुड्स कैश सेल हुआ है। जब भी कैश सेल होगा हमें नाम पे ध्यान नहीं देना है। तो कितने का सेल हुआ है हमारा गुड्स, 10 लाख का। तो जब हम गुड्स सेल करेंगे तो एक तो हमारा गुड्स यहाँ से माइनस हो जाएगा 10 लाख, सिंपल एक बात। अब क्योंकि 10 लाख का सेल किया तो 10 लाख हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो यहीं पे ये प्लस हो जाएगा 1 लाख। अब प्रॉफिट एंड लॉस इसमें दे ले रखा है इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, तो +0 +0 +0 +0 +0, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
आप एक बार एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे एक ट्रांजेक्शन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, आप दो ट्रांजेक्शन को भी बैलेंस कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, तो मैं दूसरी ट्रांजेक्शन को, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 6 ट्रांजेक्शन, तो 6 ट्रांजेक्शन मेरी क्या है, 6 है सोल्ड गुड्स टू सुशील ऑन क्रेडिट 10 lakhs प्लस 20% प्रॉफिट। तो मैं अब उसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल मैंने कितनी करी है, 10 लाख की, तो मेरे पास 10 लाख का तो गुड्स माइनस हो जाएगा एक तो सीधा सीधा, और इस 10 लाख को मैंने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, यानी 12 लाख पे सेल किया, तो मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारा आता है कैपिटल में। प्रॉफिट को आप कहाँ, प्रॉफिट और लॉस दोनों को एडजस्ट करते हो आप कैपिटल से, तो 10 लाख से स्टॉक माइनस हो गया और 2 लाख का मेरा प्रॉफिट। अब क्योंकि मैंने इसको उधार बेचा है तो मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे, तो मैं अपने कस्टमर में लिख दूंगा 12 लाख डेटर्स, सिंपल, बाकी सब जीरो, और यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर भी जीरो। अब मुझे लगता है कि इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर एक और ट्रांजैक्शन करूँगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, मेरी कैलकुलेशन में एरर हो सकता है। इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो। अब 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन से आगे मत बढ़ना, 2 ट्रांजैक्शन हो तो बैलेंस जरूर कर लो, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन एरर ना रहे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 10 था और ये हो गया, तो ये 1,10,000 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पर मेरा 10 लाख का कैश में बेचा मैंने, 10 लाख का क्रेडिट, तो मेरे पास 20 लाख माइनस होने के बाद जो गुड्स बचा वो 10 लाख बचा स्टॉक। मेरे पास डेटर्स हो गए 12 लाख के, प्लस मेरे पास 3 करोड़ का ऑलरेडी पहले से बैंक में बैलेंस है, प्लस मेरे पास 1 करोड़ की एसेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल में जुड़ गया 2, तो ये हो गया 7, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 2 लाख, सिंपल 5 करोड़ 2 लाख हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 30 लाख, ठीक है बेटा। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ आप चेक करो कि आपकी जो न्यू इक्वेशन बनी है, ठीक है, दिस इज़ योर न्यू इक्वेशन। मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन को, वन करोड़ 10 लाख प्लस हमारे पास है 10 लाख, राइट, प्लस हमारे पास है 12 लाख, राइट, प्लस हमारे पास है 3 करोड़, प्लस हमारे पास है 1 करोड़, राइट। तो हमारे पास टोटल कितना बैलेंस हो गया, ये मुझे आपसे पूछना है। इफ़ यू आर स्टडिंग दिस विद वेरी मच फोकस कॉन्स्टेंटली, नाउ टेल मी दैट कितना टोटल है। देखो ध्यान दो, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 12 लाख ही हो गया, तो 1 करोड़ 32 लाख, और आपका 4 करोड़ ही हो गया, तो 1 और 4 5 प्लस 32 लाख, राइट, 5 करोड़ 32 लैक्स। इधर 5 करोड़ 2 लैक्स ये है और 30 लैक्स ये है, यानी 5 करोड़ 32 लैक्स, यानी मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। एंड दिस इज द सिंबल कि आप पूरा क्वेश्चन सही कर रहे हो, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अभी हमारी 2 ट्रांजेक्शन और बची हैं, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, कीप पेशेंस, कंप्लीट करके जाना क्वेश्चन को, ठीक है, भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए आप साथ साथ करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। अब यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन 7 उठा रहा हूँ और 7 ट्रांजैक्शन को मैं एक साथ करूँगा, 7 और 8 को, राइट। तो जस्ट अ मोमेंट, अभी मेरे पास 7 ट्रांजैक्शन में पेड टू रमेश बाय चेक अमाउंट ऑन अकाउंट 5, बस किसको हमने 5 लाख रुपीज़ दिए हैं, यानी 5 लाख किसको दिए हैं, जिससे हमने गुड्स खरीदा था उधार, याद है,
बोट ऑन क्रेडिट 30 लैक्स का, बोट ऑन क्रेडिट हमने 30 लैक्स का गुड्स खरीदा था, याद है। तो हमने उसको पेड किए केवल 5 लाख रुपीज़ ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि मैं पूरी फाइनल पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसका जो भी बैलेंस है उसका मैंने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया, दैट इज़ ऑन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा पेड ऑन अकाउंट। तो जब मैंने पेड किया है तो मैंने, अब ये पेड चेक से किया है कि कैश से किया है, तो यहाँ पर लिखा है बाय चेक, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैंक वाले कॉलम से -5 लाख, बैंक से माइनस हो जाएगा। अब मैंने पे किसको किया, जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे 30 लाख के, तो यानी मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे 5 लाख से, सिंपल। 5 लाख इधर माइनस हो गया, 5 लाख उधर माइनस हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आपका 5 लाख से एसेट्स कम हो गया, 5 लाख से वो। अभी 8 ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सुशील। तो सुशील कौन है, जिससे मैंने क्रेडिट सेल किया 10 लाख का, और मुझे इससे पेमेंट कितना मिलना था, 12 लाख। अब 12 लाख में से मुझे क्या हुआ है कि कुछ पेमेंट कम दी है उसने, कितनी, रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सुशील। इसमें तो एक गड़बड़ हो गई, इसमें तो फुल सेटलमेंट तो लिखी है लेकिन कितना अमाउंट लिखा है ये नहीं लिखा, तो आप इसमें अमाउंट लिख लेना। मान लो इससे हमें मिला है 11,50,000, तो फुल सेटलमेंट में यहाँ पर कितना अमाउंट लिखोगे फुल सेटलमेंट में, बताओ। तो यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड इन फुल, तो कितना मिला है, 11,50,000 रुपीज़ मिला है, यानी 50,000 उसने दिया ही नहीं है हमें। सो फाइनली इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया है। अगर आप इसका टोटल करेंगे लास्ट में तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इस सबको बैलेंस कर दिया, तो 1,21,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 2,95,000, 2,95 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 5 करोड़ 1,50,000 प्लस 25 लैक्स। तो जब आप इसको बैलेंस टोटल करेंगे तो आप इसका एक टोटल करेंगे तो इसका आएगा 5,26,50,000 इज द अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट्स एंड 5,26,50,000 इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड। So means it is proved total assets are always equal to total liabilities। ये हमने एक एक ट्रांजेक्शन की हेल्प से हमने क्या एक्सप्लेन किया है, डुअलिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है। भैया कैसा लगा मेरा मजाक, यहाँ तक मैंने पूरा डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कैसे एक्सप्रेस होता है, ये दोनों टॉपिक में कवर कर दिया। यानी अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये डुअलिटी का ही एक्सटेंशन है। पूरा चैप्टर मतलब बोर्ड ने रखा हुआ है ताकि बच्चों को डुअलिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। अब अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस के बाद भी डुअलिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो, ये नहीं समझ पाते हो कि ट्रांजैक्शन की दो साइड्स क्या होती हैं, तो इसमें गलती किसकी है भैया, टीचर की गलती होगी, किताब लिखने वाले की गलती होगी, बोर्ड की गलती होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो गलती होती ही नहीं है ना। स्टूडेंट क्या कहता है, मेरी तो कोई गलती है नहीं, राइट। इसका मतलब तुम समझ गए होंगे, तुम समझदार हो। तो कहने का मतलब ये है, अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो हमेशा यही बोलता है कि मैं सही हूँ। जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है वो कहता है भैया गलती मुझसे हो सकती है, मुझे सीखने की ज़रूरत है, राइट। चलिए एक बार दोबारा आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा क्वेश्चन और टैली कर लेना एक एक ट्रांजेक्शन्स को। एंड नाउ यू कैन प्रैक्टिस अकाउंटिंग इक्वेशन थोरोली फ्रॉम योर बुक। अगर आपको लगता है कि बुक का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और नहीं तो मुझे लगता है अगर आपने ढंग से समझाया तो आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि बुक में इटसेल्फ इलस्ट्रेशंस भी होते हैं, तो आपको होपफुली मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है।